नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात इसलिए करेंगे कि कल नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। कल नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे और विगत 11 वर्षों के अंदर एक प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के खाते में कई उपलब्धियां दर्ज हैं। मैं राजनीतिक वाद विवाद में पड़े बगैर, मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता की तरह सोचे बगैर कुछ जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां नरेंद्र मोदी के सरकार की है उसको आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। साथ ही एक और ऐसा मौका है नरेंद्र मोदी के समक्ष जिससे नरेंद्र मोदी भारत के राजनीतिक इतिहास में धूमकेतु की तरह चमकते रहेंगे। भले ही नरेंद्र मोदी का शरीर जब भी नहीं रहेगा, आने वाले सैकड़ों वर्ष तक नरेंद्र मोदी याद रखे जाएंगे यदि नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ कल कर जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों का, और उसके बाद आपके समक्ष भी यह सवाल थोड़ा विवादास्पद है। कई हमारे दर्शकों को इस पर अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन कहा जाता है कि लोकतंत्र तो संवाद से ही चलता है। ठीक है, लोकतंत्र में जिस दिन संवाद खत्म हो गया, हाँ, संवाद तथ्यात्मक होना चाहिए, संवाद तर्कात्मक होना चाहिए, संवाद रचनात्मक होना चाहिए, संवाद विध्वंसात्मक नहीं होना चाहिए। तो मैं आज अपनी तरफ से प्रयास करता हूं कि यह संवाद रचनात्मक हो। यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा कि मुझे माफ करेंगे और कमेंट बॉक्स में आकर मुझे डांटेंगे भी, फटकारेंगे भी, क्योंकि मैं तो मानता हूं ये कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूर्ण होता नहीं। गलती हर किसी से हो सकती है, मुझसे भी हो सकता है। दुनिया में कोई व्यक्ति पूर्ण होता नहीं। तो सबसे पहले हम जानते हैं, आज जब नरेंद्र मोदी कल 75 वर्ष पूरा करने जा रहे हैं, तो एक प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की मेरी नजरों में, और आप कितने सहमत हैं आप बताएंगे, मेरी नजरों में गैर राजनीतिक सफलताएं क्या क्या है। मैं इस बात की चर्चा आज नहीं करूंगा कि नरेंद्र मोदी कितने सीटें लोकसभा में जीते, कितने राज्यों में सरकारें बनाई, कितने राज्यों में किस पार्टी की सरकार को तोड़ा, कितने उनके सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, किन किन लोगों को नरेंद्र मोदी ने मंत्री बनाया, मंत्री बनाने का आधार क्या था, किस प्रकार से बीजेपी को एक चुनावी मशीनरी में कन्वर्ट किया, उन सब विषयों की चर्चा आज नहीं करेंगे। आज चर्चा करेंगे कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की। तो सबसे पहले मेरा मानना है, चूंकि मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैंने बिहार देखा है 2014 से पहले, और बिहार क्या, मैं तो कई बार देश की राजधानी दिल्ली भी गया। तो जो पाया एक अंतर जो मुझे महसूस हुआ है वो है अंतर है स्वच्छता के मामले में। आपको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद सबसे जो एक महत्वपूर्ण जो चीजें जो भारत को 11 वर्षों के अंदर कहीं ना कहीं बदलने में सक्षम हुआ है वो ये है स्वच्छता अभियान। प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान। आप कहीं भी गांव से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक चले जाइए, सड़क किनारे शौच करने वाले लोग नहीं के बराबर दिखेंगे। एक परिवर्तन है। दूसरा, जगह जगह पटना जैसी राजधानी में, बिहार की राजधानी में से मैं रहता हूं, पटना में हर चौक चौराहे पर कूड़ा और करकट फेंका हुआ आपको मिलता। आज से 11 वर्ष पहले आज गांवों में भी म्युनिसिपैलिटी की गाड़ियां पहुंचती है, कचरा वाला आया, घर से कचरा निकाल। तो ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही है नरेंद्र मोदी के समय में। दूसरा उपलब्धि मैं बता रहा हूं, भारत का डिजिटलाइजेशन करना। एक जमाने में कहा जाता था कि सरकार 1 रुपया भेजती है, 15 पैसे पहुंचता है। आज इस मामले में आप कह सकते हैं कि 15 पैसे की चोरी होती होगी, 85% जरूर पहुंचता है। को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये एक गेम चेंजिंग आप कह सकते हैं कि भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई भी किसी भी सरकारी योजना का पैसा सीधे खाते में पहुंचना। ये जो कट मनी का जो सिस्टम था टॉप टू बॉटम, उस पर इसके कारण जबरदस्त प्रहार हुआ, जबरदस्त रोक लगा है। ये एक सबसे बड़ा परिवर्तन है।
भारत का डिजिटलाइजेशन होना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप कह सकते हैं जीएसटी को भी, इसलिए कि पूरे देश में एक टैक्स सिस्टम, तो इसके बहाने हो गया। अब उसका लाभ देखिए, 8 साल के बाद असली लाभ जीएसटी का अब भारत की जनता को मिलना शुरू होगा। एक समान कर, वन नेशन वन टैक्स। और आने वाले दिनों में जिस रफ्तार में ये टैक्स कलेक्शन सरकार का बढ़ रहा है, यकीन मानिए ये जीएसटी और नीचे आने वाला है, और नीचे आएगा। क्योंकि जो लीकेज होती थी ना, जो टैक्सों की जो चोरी होती थी, उस चोरी पर लगाम लगाया जीएसटी के माध्यम से। आप में से कई दर्शक जो हैं वो आयकर दाता होंगे, उनका टीडीएस पहले कटता होगा 2014 से पहले, याद है ना। और जब टीडीएस कटता होगा तो टीडीएस वापस पाने के लिए, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स वापस पाने के लिए इनकम टैक्स अधिकारियों को आपको किसी अकाउंटेंट के माध्यम से लगभग 20% कमीशन देना होता था। सच है गलत है? वो बंद हो गया। तो ऐसे कई परिवर्तन, उसके अलावा स्टार्टअप इंडिया है, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया है, ये सब ऐसे कुछ, मेक इन इंडिया है, ये सब ऐसे कुछ योजनाएं रही हैं जो कि भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि भारत जिन वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता था, आज उसका निर्यात करने की स्थिति में है। केवल आयात होता था, आज भारत उसका उत्पादन भी कर रहा है, आज उसका निर्यात भी कर रहा है। मोबाइल फोन सबसे बड़ा उदाहरण है, ऐसे और कई चीजें हैं। उसके बाद आइए आयुष्मान भारत, मैं इसका विरोधी हूं, ठीक है। ये आयुष्मान भारत सरकार की नीयत कितनी भी अच्छी हो, प्रधानमंत्री की नीयत कितनी भी अच्छी हो, मेरे अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। ये एक ऐसी योजना है जिसका लाभ आम जनता से ज्यादा माफियाओं को मिला है। माफिया हर उस बीमार व्यक्ति का, मरीज का इलाज, जिसका इलाज पहले 5,000 रुपये में होता था, आज 2 लाख का बिल बनाने के लिए उसका गलत इलाज करता है। कुकुर मुत्ते की तरह अस्पताल खुलते जा रहे हैं। जितने डॉक्टर नहीं है किसी विशेष क्षेत्र विशेष में, उससे ज्यादा अस्पताल खुल रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर की प्रवृत्ति बढ़ रही है। सरकारी पैसों का लूट और आम गरीब जनता का स्वास्थ्य दोनों खतरे में है। इसलिए मैं आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन के अवसर पर बधाई देते हुए यह योजना वापस लेकर स्वास्थ्य सेवा का 100% सरकारीकरण करने की आवश्यकता है। दो क्षेत्र ऐसा है जहां 100% प्राइवेट प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये 2 चीजें अगर लोक कल्याण, वेलफेयर स्टेट के नाम पर, ये 2 प्राइमरी चीजें हैं। आप हर वेलफेयर स्कीम बंद कर दीजिए। आप भारत के 80 करोड़ लोग, जिन्हें 5 किलो राशन मिलता है, वो कमा के खा लेंगे, और जिन्हें 5 किलो अनाज कमाने की क्षमता नहीं है वो मर जाएंगे, चलेगा। बुरा मत मानिए, लेकिन ये मेरा, मैं इस पे थोड़ा हार्श हो रहा हूं, इसलिए कि सरकार के पास सीमित संसाधनों में सरकार सीमित काम कर सकती है। अगर चुनना हो, अगर कि 5 किलो मुफ्त अनाज के बदले में बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की व्यवस्था, तो मुझे लगता है 5 किलो अनाज की सुविधा बंद कर देनी चाहिए। बदले में गुणवत्तापूर्ण मुफ्त शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा के तरफ भारत को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्यों कह रहा हूं? एक जमाने में नारा लगा करता था, राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। यह नारा सरकार की तरफ से लगनी चाहिए। उसी अस्पताल में भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को इलाज कराने की बाध्यता होनी चाहिए जहां एक आम गरीब व्यक्ति का इलाज होता है, और उसी स्कूल और कॉलेज में प्रधानमंत्री और कैबिनेट सेक्रेटरी के बच्चों को भी पढ़ना चाहिए, जहां पर कि एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति का बच्चा पढ़ता है। तो देश में राम राज्य आएगा।
इसके अलावा सरकार जितने भी वेलफेयर स्कीम्स है चाहे तो बंद कर दे। ये प्राइमरी चीज है। भारत को विश्वगुरु, भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्ति केवल ये दो क्षेत्र बना सकता है, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा। कितने सहमत हैं आप? दर्शकों से यह आग्रह रहेगा। इसके अलावा अगर हम विदेश नीति के मामले में देखें और सुरक्षा के मोर्चे पर, सबसे बड़ी उपलब्धि मैं बताऊं भारत की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर इस सरकार ने एक इतिहास बनाया दो क्षेत्रों में। एक तो आंतरिक सुरक्षा। आपको 2014 से पहले वो दिन याद करना चाहिए जब हर रेलवे स्टेशन और हर बस स्टैंड, हर सिनेमा हॉल में एक पोस्टर टंगा होता था, किसी भी अनजान वस्तु को हाथ न लगाए, ये बम हो सकता है। हर महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पर सीरियल ब्लास्ट हुआ करते थे, कभी दिल्ली में, कभी जयपुर में, कभी मंदिर में, कभी चर्च में, कभी किसी कोर्ट परिसर में, कभी किसी अयोध्या में, कभी वाराणसी में, कभी सीरियल ब्लास्ट हुआ करते थे। रेल में, कभी बसेज में हुआ करती थी, कभी सिनेमा हॉल में ब्लास्ट हुआ करता था। इस पर कंट्रोल किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। आंतरिक सुरक्षा, वायु सुरक्षा में भी आपको याद होगा पाकिस्तान भारतीय सेनाओं का सर काट के ले जाया करता था। आज परिस्थितियां बदली हैं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धि है। विदेश नीति के मामले में भी आप कह सकते हैं कई उदाहरण भरे पड़े हैं जब भारत ने अपने एक तरह से पोजीशन जो है दुनिया वैश्विक राजनीति में भारत मजबूती से पेश आया है। भारत को कोई अब दो चीजें हुई, एक आइसोलेट नहीं कर सकता, दूसरा अपमानित नहीं कर सकता। जो प्रयास करेगा वो खुद अपमानित हो जाएगा। इससे बेहतर उदाहरण नहीं मिल सकता जो वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने वो काम कर दिया जिससे भारत की ताकत, शक्ति दुनिया के अंदर एक बार फिर से उभर कर आई और भारत को यह अवसर मिला कि डोनाल्ड ट्रंप को भी आईना दिखा सके। जिस तरह से ट्रेड टैरिफ के मुद्दे पर, जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया, और दोबारा अब वही डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मनाने की कोशिश कर रहा है। यह भारत के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो एयर ट्रांसपोर्टेशन हो, एविएशन सेक्टर हो, हर सेक्टर में भारत का एक तरह से, जिसे हम कह सकते हैं ना कि अगर हम दोनों मामलों में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना गुणात्मक विकास, ठीक है, और गणनात्मक विकास, दोनों मामलों में आप कह सकते हैं कि भारत की उपलब्धि नरेंद्र मोदी के सरकार में उल्लेखनीय रही है। इसके अलावे मैं आज विवादित मुद्दों की चर्चा नहीं करूंगा। आर्टिकल 370 का क्या हुआ, राम मंदिर का क्या हुआ, ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर क्या हुआ, ठीक है, ये सब एक अलग विषय है। लेकिन आप देखेंगे एक काम बाकी रह गया नरेंद्र मोदी के लिए। मेरे अनुसार यदि नरेंद्र मोदी ये काम कर लेते तो, मुझे कर ले, अभी भी समय है इसलिए मैं कह रहा हूं, तो नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में आने वाले दिनों में कई 100 वर्षों तक याद किए जाएंगे। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, आप समझने का प्रयास कीजिए, और अगर मेरी बात पसंद ना हो तब भी समझने का जरूर प्रयास कीजिएगा। मित्रों, लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है जो केवल संविधान में उल्लेखित शब्दों से नहीं चलता, बल्कि संविधान की मूल भावनाओं से चलता है। शब्दों से कम संविधान की मूल भावनाओं से ज्यादा चलता है। और लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ परंपराएं होती हैं। आज भारत इस संकट से गुजर रहा है। वर्तमान भारत इस संकट से गुजर रहा है। लोकतंत्र के कई मंदिर पर लगातार आक्षेप लगाने की एक परंपरा सी स्थापित होती जा रही है। इस दौर में राजनेताओं की क्रेडिबिलिटी, पॉलिटिशियंस की क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा खतरे में है। आने वाले दिनों में हो सकता है, और आज हो चुका है,
कि ऐसा माना जा रहा है कि कोई सभ्य व्यक्ति को राजनीति में नहीं आना चाहिए। राजनीति मतलब असभ्य लोगों का एक पेशा है, ऐसा मान लिया गया है। राजनीति सेवा का माध्यम नहीं है। राजनीति समाज को कुछ देने के लिए नहीं है, बल्कि समाज से लेने का ही नहीं, बल्कि समाज से छीन लेने का नाम राजनीति हो गया है। ऐसी विकट परिस्थिति में जब राजनीतिक मर्यादाएं टूट रही है, लोकतांत्रिक परंपराएं टूट रही है, नरेंद्र मोदी इतिहास रच सकते हैं। कल 17 सितंबर को जब वो 75 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं। क्यों मैं कह रहा हूं, बहुत ही कटु है, लेकिन कहा जाता है कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है आदमी को। हर व्यक्ति को हर खुशी नहीं मिल सकती। आपको तुलना करना होता है। कई बार आपको बड़ी उपलब्धियों के लिए कलेजे पर पत्थर रखना होता है। क्या है वो मेरा स्टेक? मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनते समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस परंपरा को विकसित करने का बीड़ा उठाया था कि 75 वर्ष की उम्र सीमा के बाद कोई भी व्यक्ति महत्वपूर्ण सरकार के महत्वपूर्ण पद पर नहीं रहेगा। आज उसी परंपरा के निर्वाह करने की चुनौती नरेंद्र मोदी के समक्ष है। कई लोग इसका जवाब ये दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, अलग अलग नजरिया होगा। कुछ लोग कहेंगे कि भाई भारत को जरूरत है नरेंद्र मोदी की। कुछ लोग कहेंगे कि मैं विपक्ष के पक्ष में चाहता हूं कि जो विपक्ष नरेंद्र मोदी से अब तक नहीं जीत पाया तो नरेंद्र मोदी किसी बहाने रास्ते से हट जाए। दोनों में से कुछ भी सच नहीं है। सच यह है केवल कि नरेंद्र मोदी ने जिस परंपरा को स्थापित करने का प्रयास किया दूसरों के माध्यम से, आज यदि नरेंद्र मोदी खुद उस पैरामीटर पर अपने आप को लाकर आज इस्तीफा दे देते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का नेता चुना जाता है, तो एक ऐसी उच्च परंपरा विकसित होगी और स्थापित होगी 17 सितंबर 2025 को, जिसका नैतिक प्रभाव आने वाले कई वर्षों तक भारतीय राजनीति पर पड़ेगा। विपक्ष में भी मुझे लगता है इसके खिलाफ आवाजें बुलंद होनी शुरू होगी। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है नरेंद्र मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तो फकीर हूं, झोला उठाऊंगा, चल दूंगा। तो नरेंद्र मोदी को झोला उठा लेना चाहिए और यह सोचे बगैर कि नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी का क्या होगा, नरेंद्र मोदी के बाद देश का क्या होगा। इतिहास गवाह रहा है, इतिहास गवाह रहा है कि लोग ऐसा ही सोचा करते थे जवाहरलाल नेहरू के बाद, लोग ऐसा ही सोचा करते थे इंदिरा गांधी के बाद, बीजेपी के लोग ऐसा ही सोचा करते थे अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। न बीजेपी का कुछ बिगड़ेगा, न देश का कुछ बिगड़ेगा। और यदि कोई दूसरा नरेंद्र मोदी बीजेपी में नहीं है तो यह नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी असफलता मानी जानी चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने अपने 11 वर्षों के शासनकाल के दौरान अपने जैसा किसी व्यक्ति को बीजेपी में तैयार नहीं किया। वैसे मेरा मानना यह नहीं है, मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जैसे कई लोग हैं बीजेपी में और नरेंद्र मोदी से अधिक क्षमतावान लोग भी हैं बीजेपी में, केवल अवसर मिलने की देरी है। तो आज नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्म दिवस पर की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत बधाई, उनके जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए इतना आग्रह है कि भारत में एक उच्च लोकतांत्रिक मापदंड मर्यादा की स्थापना करते हुए यह काम कोई नरेंद्र मोदी जैसा फकीर ही कर सकता है, जिसके बारे में कहावत हो कि आगे नाथ न पीछे पगाह,
जिसे कोई परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए अरबों करोड़ों की संपत्ति छोड़कर नहीं जाना है, ऐसा कोई साधु ही कर सकता है। और आज ये साबित करने की जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी की है। इतिहास में अमर होने का अवसर नरेंद्र मोदी के समक्ष ऊपर वाले ने दिया है। देखना है मोदी इस पर खरे उतरते हैं या नहीं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।